स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अब हम देखते हैं एक और नया टॉपिक, यूनिट हाइड्रोग्राफ का ही एक छोटा टॉपिक है कि हमको ड्यूरेशन कौन सा लेना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑल रेनफॉल रिकॉर्ड हैं, ऑल रेनफॉल रिकॉर्ड, ठीक है, ऑल रेनफॉल रिकॉर्ड्स हैं आपके पास और आपको कैचमेंट एरिया भी क्लियर है पूरा, तो आप उसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हो डी। ठीक है, उसके हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हो डी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डेली रेनफॉल डाटा है, क्या है मेरे पास, सिर्फ डेली रेनफॉल डाटा, ठीक है, तब हम डी कैसे निकालेंगे, तब हम डी की वैल्यू लीस्ट इन सब में से जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, मिनिमम क्या क्या होगा, पहला होगा आपका बेसिन लैग, पहला होगा बेसिन लैग। ठीक है, बेसिन लैग मतलब लैग टाइम, जो मैंने बताया था आपको हाइड्रोग्राफ में होता है लैग टाइम। लैग टाइम कौन सा होता है, जो आपका जो हाइड्रोग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ में एक छोटा सा हाइड्रोग्राफ होता है, उससे सेंटर्स का डिस्टेंस से लेके कहां तक, यूनिट हाइड्रोग्राफ के सेंटर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन लैग। क्लियर है, एक बार फिर से बता रहा हूं, जो हमारा छोटा हाइड्रोग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ में, पूरे बड़े हाइड्रोग्राफ में जो छोटा हाइड्रोग्राफ होता है, वहां उसके हाफ से लेके सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सीजी ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो कि जनरली पीक होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, पीक होता है, उन दोनों के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, बेसिन लैग। ठीक है, या फिर लैग टाइम, या तो उसके बराबर होगा, मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हो टीसी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर होता है। मैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपको अभी समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है। अब मान लो कि ये मेरा पूरा कैचमेंट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक कैचमेंट है, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, हमारी रीडिंग नोट कर रहा हूं। ठीक है, ये पूरा कैचमेंट है और यहां पे मैं रीडिंग नोट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं जो बहुत दूर हैं, कहां से, मेरी रीडिंग लेने से, ठीक है, जो बहुत दूर हैं, तो यहां के पानी को, यहां के जो फारदेस्ट पॉइंट है, यहां के पानी को, ये क्या है, फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर के पॉइंट है, यहां के पानी को यहां आने में, या यहां के पानी को यहां आने में, है ना, जो दूर वाले पॉइंट है वहां के पानी को चैनल तक आने में या हमारे सेक्शन तक आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को मैं क्या बोलता हूं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टीसी, है ना। आप पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है, एक बार फिर से समझा रहा हूं हिंदी में, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, फारदेस्ट पॉइंट इन द कैचमेंट। ठीक है, वहां से जब पानी को आने में जो टाइम लगेगा सेक्शन तक, उसको मैं बोलता हूं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो लाइन, मान लो एक लाइन है, मान लो ये तीनों पॉइंट का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। ठीक है, कौन से, ये तीनों पॉइंट, मतलब इन तीनों पॉइंट से जो पानी आता है वो एक ही टाइम पे यहां पहुंचता है। ठीक है, मतलब इनका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में जो लाइन, ऐसे केस में जो लाइन ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ठीक है, जो लाइन ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, आइसोक्रोनिक लाइन, आइसोक्रोन, क्या बोलूंगा, आइसोक्रोन लाइन। ठीक है, क्लियर है, जो लाइन, इस लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे उनका क्या होगा, सेम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है दोनों चीज, बेसिन लैग क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ राइज। ठीक है, इतना टाइम, जितना टाइम क्या किया, पानी को राइज होने में लग गया, हाइड्रोग्राफ में राइज बनता है, एक राइजिंग कर्व। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ राइज। तो ये तीनों में जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो सकता है आपका ड्यूरेशन, या फिर आपके बेस्ट मेथड है, एक बेस्ट मेथड है
कि D इज इक्वल्स टू बेसिन लैग डिवाइडेड बाय 4, इसको भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर एक आइडियल बोला जाता है कि जब हमारा कैचमेंट एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर हो, ठीक है, जब हमारा कैचमेंट एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर हो तो 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? ड्यूरेशन कैसे हम कर सकते हैं, अलग अलग रूल है। अगर आपके पास पूरा डाटा है, कैचमेंट एरिया है, तो आप आराम से ड्यूरेशन निकाल लोगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिर्फ डेली रेनफॉल है तो हम इन तीनों में से जो छोटा होगा उसको लेंगे, या फिर एक और मेथड है जो बेस्ट है, बेसिन लैग डिवाइडेड बाय 4 उसका ड्यूरेशन, या फिर अगर आपका कैचमेंट एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ड्यूरेशन 12 आवर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस एंड लिमिटेशन, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज क्या है, सोचेंगे, हमने इतने सारे यूज किए, इतने सारे प्रॉब्लम बनाए यूनिट हाइड्रोग्राफ से, तो उसका यूज क्या है, ठीक है। उससे मैं कोई भी रेनफॉल निकाल सकता हूं, है ना, मतलब कितने भी घंटे की या फिर कितने भी रन ऑफ की, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे को फर्दर फ्लड की फोरकास्टिंग करने में इजी होगा, है ना। मैं डिस्चार्ज भी निकाल पाऊंगा, पीक डिस्चार्ज। अब हम देखते हैं, पहले यूजेस लिख लेंगे आप, क्या होगा, किसमें यूज आता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, है ना। यूनिट हाइड्रोग्राफ है अगर आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। हमने देखा था कैसे बना सकते थे हम, उसका रन ऑफ ले लो तो आपका DRH आ जाता है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, रन ऑफ से मल्टीप्लाई किया तो DRH आ गया, बेस फ्लो ऐड कर दिया तो फ्लड हाइड्रोग्राफ बन गया, ठीक है। क्लियर है? ऑफ फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड भी बना सकते हैं हम, जो कभी नहीं आया होगा वहां पे, उसको भी बना सकते हो आप। कैसे, मान लो वहां 10 सेंटीमीटर तक की बारिश हुई थी, लेकिन आपके पास तो 1 सेंटीमीटर वाला है ना, और एक एजम्पशन है क्या, लीनियर रिस्पॉन्स, उससे हम किसी भी एक्सट्रीम मैग्नीट्यूड का रेन फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। और क्या यूज है, मैंने आपको जो बताया, इन एक्सटेंशन ऑफ फ्लड फ्लो रिकॉर्ड बेस्ड ऑन रेनफॉल अकर्ड, क्योंकि इससे हमको पता चल जाती है रन ऑफ फ्लड किसके कारण आता है। आजकल बाढ़ इतनी क्यों आती है ना। देखो पहले बाढ़ क्यों आती थी ज्यादा, डैम कम बने थे, ठीक है। अब बाढ़ क्यों आती है ज्यादा, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो जो पानी इनफिल्ट्रेट होना चाहिए वो इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता, है ना, वो क्या हो जाता है, बह जाता है, सरफेस रन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम फ्लड भी फोरकास्ट कर सकते हैं, किससे, यूनिट हाइड्रोग्राफ से। अब इसके लिमिटेशन क्या है, मैंने आपको बताया था, इसके लिमिटेशन हमने एजम्पशन में ही देखा था, एक लिमिटेशन कि अगर मेरा कैचमेंट 2 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा हो गया या 5000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देता, है ना। पहला पॉइंट यही है मेरा, कैचमेंट एरिया शुड नॉट बी मोर देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर एंड शुड नॉट बी लेस देन 2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी बारिश है या जो भी प्रेसिपिटेशन है, जो भी प्रेसिपिटेशन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ रेनफॉल के फॉर्म में, ठीक है। आइस के या फिर स्नो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, लैग टाइम बढ़ जाएगा, उसको कैचमेंट आने तक टाइम लगेगा, है ना। तो उससे आप यूनिट हाइड्रोग्राफ एक्यूरेट नहीं बना सकते। तो हमारा प्रेसिपिटेशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है, नो स्नो, ओके, लिख लेना, नो स्नो, है ना, स्नो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, अगर मेरे कैचमेंट में, अगर मेरे पूरे कैचमेंट में कोई बड़ी लेक है या कोई तालाब है या पॉन्ड है ना, एक्सेट्रा कुछ भी है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी वहीं जाके भर जाएगा। मेरे सेक्शन के पहले अगर कोई पॉन्ड आ गया, लेक आ गई, तो मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ उससे अफेक्ट हो जाएगा, है ना। द कैचमेंट शुड नॉट हैव अनयूजुअल लार्ज स्टोरेज सच एज पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि इफ द प्रेसिपिटेशन इज डिसाइडेडली नॉन यूनिफॉर्म, अगर हमने पहला एजम्पशन क्या देखा था यूनिट हाइड्रोग्राफ में, बारिश जो है रेनफॉल शुड बी यूनिफॉर्म, है ना।
और वो कैसे फैली होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली फैली भी होनी चाहिए और उसकी इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। कई बार एकदम अनयूजुअल बारिश होती है ना, जैसे थोड़ी देर बहुत तेज बारिश हो गई, 1 मिनट बहुत तेज बारिश हो गई, फिर अगले 2-3 मिनट एकदम धीरे धीरे हो रही है, फिर तेज हो गई, तो ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है ना। तो इस केस में हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो क्या होगा, रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं देगा, ठीक है। और हमेशा हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ सही नहीं होता, हम इसमें एक एरर लेके चलते हैं, हमेशा लिख लेना आप कि जो बेस टाइम है वो ±20% वेरी कर सकता है, ठीक है। जो हमने थ्योरेटिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया है उससे प्रैक्टिकली बेस टाइम 20% ± वेरी कर सकता है, और साथ में पीक डिस्चार्ज भी 10% ± वेरी कर सकता है, ठीक है। ये लिख लेंगे पॉइंट, क्या पॉइंट है कि जो हमारा बेस टाइम है वो 20% वेरी कर सकता है, और जो पीक डिस्चार्ज है वो कितना वेरी कर सकता है, 10% वेरी कर सकता है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना, एक साइड रन ऑफ होता है, एक साइड टाइम होता है। तो इसमें जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट होते हैं, है ना, कि इतने टाइम पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है ना, कि 1 घंटे में क्या डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं ना। ये यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होता है वो फर्स्ट आवर का बताता है ना, यहाँ पे कहीं पे कोई एक ऑर्डिनेट होता है वो सेकेंड आवर का बताता है ना, फिर यहाँ वाला थर्ड आवर का बताएगा आपको, नेक्स्ट फोर्थ वाला यहाँ बताएगा, ये 5th 6th 7th 8th 9th ऐसे कुछ बताता है ये, है ना। चलिए यहां पे क्या होते हैं, डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट होते हैं, रन ऑफ किस में होता है, m³/s में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या बताता है हमको। जैसे फर्स्ट आवर में कुछ डिस्चार्ज रिलीज हुआ है ना, वो टोटल डिस्चार्ज का कितना परसेंटेज था वो कौन बताएगा हमको, वो बताएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। ये कैसा होता है, ये एक बार चार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाया किसने था भाई, है ना। तो इसको बनाया था मिस्टर बर्नार्ड ने, है ना, मिस्टर बर्नार्ड ने इसको बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1934-5 में बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1935 में बनाया था, ठीक है। क्या बताया था इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है हमारे रन ऑफ का, मतलब हर 1 घंटे में रन ऑफ कितना परसेंटेज आया है, मतलब मान लो पहले घंटे में 5% आया टोटल का, ठीक है, दूसरे घंटे में 10% आया, मैं बना के बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये 4-4 आवर का इंटरवल लिया हूं मैंने, ये सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है मान लेते हैं हम, ठीक है। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या हुआ था, पूरा डिस्चार्ज आ गया इसके अंदर, एरिया ऑफ दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर क्या आ गया, पूरा डिस्चार्ज आ गया कि हाँ इतने 10 घंटे में डिस्चार्ज कितना गया था। अब कोई मुझे पूछे कि पहले घंटे में कितने % डिस्चार्ज गया था, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देख के बताओगे, ठीक है। कैसे होगा ये, यहां मान लेते हैं 5 10, चलो इसको कर देते हैं अपन 5 यहां कर देते हैं ना, छोटा हो जाएगा नहीं तो 5, इसको कर देते हैं 10 15 20 30, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा परसेंटेज हो गया, एक साइड में आवर्स रहता है इसके, ठीक है। मैंने 4-4 आवर में बांट दिया है, तो मान लो पहले घंटे 5% ही हुआ, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा ग्राफ आपको, ठीक है। अगर पहले घंटे 5% डिस्चार्ज गया टोटल डिस्चार्ज का, नेक्स्ट घंटे मान लो 10% हो गया डिस्चार्ज, बढ़ गया, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट घंटे हो गया 15, ठीक है। देख रहे हो आप, यहां पे भी क्या होता है, डिस्चार्ज पहले बढ़ता जाता है यूनिट हाइड्रोग्राफ में,
वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, उसका वेटेज बढ़ता जाएगा, परसेंटेज बढ़ता जाएगा डिस्चार्ज का। नेक्स्ट मान लो हाई गया वो 27 के आसपास, ठीक है, कितना गया हाई, हम मान लेते हैं ये गया अराउंड 27 के आसपास ये हाई गया, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 5%, 10, 15, अब हो गया है 27, ठीक है। टोटल करते जाएंगे, टोटल ये किसके बराबर होना चाहिए, 100% के, है ना, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं। आप समझे कि नहीं, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या बताता है हमको कि पहले घंटे या पहले 4 घंटे में कितना हुआ डिस्चार्ज, है ना। इसको हम मान लेते हैं, आप मान लो 1 ही रख लो, ठीक है, या उसको 4 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर टोटल डिस्चार्ज हुआ है 100, मान लो 100 मीटर क्यूब, ठीक है, सिंपल लेते हैं, 100 मीटर क्यूब हुआ है टोटल डिस्चार्ज, तो उसमें से 5 मीटर क्यूब क्या बोल रहा हूं मैं, पहले 4 घंटे में हो गया। उसके बाद जो 95 बचा उसमें से 10 दूसरे में हो गया, 15 तीसरे में हो गया, तो टोटल अभी तक कितना हो गया हमारे पास, 15, 25, 30 हो गया, और 57 हो गया, यहाँ पे हाई में गया तो 57। तो आप देख सकते हो जैसे ही पीक जाता है ये ऑलरेडी 50% अटेन कर चुका होता है डिस्चार्ज, है ना। ऐसे ही कुछ होगा अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो। नेक्स्ट अब मान लो अब पीक पहुंच गया, अब क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, है ना। 57 हो चुका है, बचा कितना है 43, ठीक है। तो 43 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक 16 का कर्व, है ना, ये मान लो 16 है, फिर है आपका 12, फिर है आपका कुछ 8, ठीक है, कितना हो गया देख लेते हैं, 16, 12, 8, कितना हो गया, 67 के बाद और 57 और 12, 69, 69 और 8, 77, 77 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 93 के अप्रॉक्स, ठीक है। 7 और भी बचा अभी, तो हम और कम कर लेते हैं, यहां मान लेते हैं 5, यहां कर लेते हैं हम इसको 5 और फिर कर देते हैं 2, ठीक है। तो हो गया 100%। ऐसे ही क्या बनेगा आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको कर देते हैं शेडेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, बस यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम डिस्चार्ज बताते थे, उसी डिस्चार्ज को क्या किया मैंने, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। अब इसको बनाओगे कैसे आप, आओ इसकी हेल्प से देख लेते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आप हर ऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, मान लो ये ऑर्डिनेट है, पहला वाला ऑर्डिनेट है, पहले वाले ऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं O1, ठीक है, पहले वाले को मान लिया हमने O1, ठीक है। तो अगर O1 निकालना है, ठीक है, और मैंने क्या किया, पूरे यूनिट हाइड्रोग्राफ को, इस यूनिट हाइड्रोग्राफ को 10 भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कुछ एरिया होगा A1 जो इसमें कवर हो जाएगा, कुछ एरिया होगा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और ये A10, ठीक है। ये कुछ एरिया होगा, और मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, इसका एरिया क्या बताएगा, देखो यहां मीटर क्यूब पर सेकंड है, यहां टाइम किस में है, आवर में है, टाइम टाइम कैंसल, क्या बचा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं A1 एरिया निकालूंगा इसका, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ रिलीज हुआ है इतने टाइम पे। और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मुझे पहले का परसेंटेज मिल जाएगा। देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे कि पहले का आ गया मान लो कुछ A1, और मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल एरिया, या फिर लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एरिया, या पूरा एरिया ऑफ दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू 100, ये एक चीज हो गई आपकी। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो O1 को। ठीक है, ये सेम वैसे ही हो गया कि मान लो आपने 10th में 500 में से 600 में से 500 नंबर लाए। ठीक है, या 600 में से 500 नंबर लाए। ठीक है, तो टोटल आपने कितने लाए वो आप देख लेना। अब अगर आपको एक सब्जेक्ट का निकालना है वेटेज, ठीक है, मान लो इस 500 में से आपने या मैथ्स में आपने ले आया कुछ 80%, है ना, आपने कितना ले आया, चलो मान लो 600 में से, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कर देते हैं, 400 आए आपके मार्क्स। ठीक है, तो आपके आए टोटल, वैसे आए आपके 80%, लेकिन मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने मैथ्स में कितना परसेंटेज लाया। ठीक है, अगर मैं टोटल 400 में से आपका मैथ्स का पूछ रहा हूं, मैथ्स में आपने लाए 80, ठीक है, तो 80 आया आपका मैथ्स में, आप क्या करोगे, टोटल 400 से डिवाइड करोगे, क्योंकि टोटल का कितना परसेंटेज मैथ्स कवर कर रहा है ये मैं पूछना चाह रहा हूं। तो ये कितना आएगा आपका, इंटू 100 कर दोगे तो 20% आएगा कुछ, है ना, ये कितना आएगा, 20% आएगा कुछ, है ना। तो मेरे को पता चल गया कि मैथ्स में आपके 20% आए हैं। वैसे ही मुझे इस यूनिट हाइड्रोग्राफ में निकालना है कि पहले घंटे में कितना डिस्चार्ज आया, कितना परसेंटेज। तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्चार्ज में से इसको क्या कर दूंगा, या इसको टोटल डिस्चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा। एक मेथड तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट, अगर आपको इतना नहीं कंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो ये वाला जो ऑर्डिनेट है, ये जो आएगा इसके बीच का कोई एक ऑर्डिनेट है, यहां पे दोनों के बीच में एक ऑर्डिनेट है y1, ऐसे यहां पे होगा y2, यहां पे होगा y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, ऐसे 10 ऑर्डिनेट होंगे बीच बीच के इनके। तो आप एक और मेथड से निकाल सकते हो O1 और कैसे निकाल सकते हो आप, या तो आप क्या कर दो, y1 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन प्लस y10 इंटू 100, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज, अगर एरिया निकालना डिफिकल्ट हो रहा है तो कैसे बनाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, आप देख चुके हो दोनों मेथड, है ना। ये हो गई आपकी मेथड 1, ये हो गई आपकी मेथड 2। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, करेंगे डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, मतलब जो वैल्यू आएंगी उसको आपको ग्राफ पेपर में खुद से बनाना है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ग्राफ एंड इट्स पीक परसेंटेज, क्या निकालना है आपको, पीक परसेंटेज फॉर अ ड्रेनेज बेसिन ए, कोई एक बेसिन है ए, उसका पीक परसेंटेज। ठीक है, अभी तक हम क्या निकालते थे, पीक डिस्चार्ज। अब इस वाले के लिए पीक परसेंटेज, हाँ, कि कितना परसेंट पानी, टोटल पानी पीक के टाइम पे आया है। ठीक है, ये भी आपको काफी यूजफुल होगा, ये अलग ग्राफ भी है ना। अब आपको एरिया भी दिया है बेसिन का, और क्या बोला है, ऑल्सो डिटरमाइन द रन ऑफ डेप्थ, ये भी निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, चलो यहां पे दिया हुआ है हमको क्या, सरफेस रन ऑफ, लिख लेते हैं इसको अच्छे से, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, यहां पे आएगा, यहां लिख देता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, या ऑर्डिनेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे मुझे वॉल्यूम तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अगर ग्राफ दिया होता ऐसे तो मुझे एक एक वॉल्यूम निकालनी पड़ती। यहां पे ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस रन ऑफ गिवन है, किसमें गिवन है, मान देख लेते हैं एक बार, ये देख नहीं पाया था मैंने, ये मुझे गिवन है क्यूमैक में। ठीक है, डिस्चार्ज गिवन है इसका, ठीक, डिस्चार्ज गिवन है,
ये दिया हुआ है मुझे मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप ये ऑर्डिनेट को डिवाइड कर दूंगा किससे, सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिंपल ये वाली मेथड निकाल सकता हूं मैं, ऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज आ जाएगा। चलो कैलकुलेटर देख लेते हैं हम। है ना, चलो अब हम निकाल लेते हैं इसके ऑर्डिनेट। कैसे निकालते जाएंगे हम, सेम ये मेथड यूज करेंगे, y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स। तो पहले सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स कर लेते हैं, कितना आ रहा है सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स, 0.02 प्लस 2.7, 8.4, 0.94, 0.84, 0.57, 0.35, 22, 161, 0.0604 प्लस 02, ये आ रहा है अराउंड 4.43। कितना आ रहा है, 4.43। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सम है ना, तो ऐसे आपको एग्जाम में भी 2 बार चेक करने चाहिए बड़े बड़े सम, ठीक है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। चलो सही आया है। चलो नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, अब देखो 0.02 डिवाइडेड बाय 4.43 इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा टोटल का, ये निकालूंगा तो मैं परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ रहा है 4.43 इंटू 100, ये आएगा अराउंड, मैं देखो 2 डिजिट में लिख रहा हूं है ना, वैल्यू क्योंकि बहुत ज्यादा आ रही है, 2 डिजिट में ही लिख रहा हूं मैं, तो ये अगर टोटल 100% नहीं हुआ तो आप दिक्कत मत, है ना, कॉमन सेंस है, थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करते जाना है ना, तो ये मैं 0.45% लिख दे रहा हूं बस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, 0.27 डिवाइडेड बाय 4.43 इंटू 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अराउंड इंटू 100, ये आ जाएगा 6%, है ना, 6.09%, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, और नेक्स्ट क्या वैल्यू दी हुई है आपको, नेक्स्ट दी है मुझे 0.84, तो ये हो गया आपका अराउंड 19%, ठीक है। 0.84 डिवाइडेड बाय 4.43 इंटू 100, ये आ गया मेरा 18.96%, ठीक है। आगे ऐसे ही करते जाओगे आप, 94 इसका आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 21.2122 लिख लो, ठीक है, 22%। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सेम फिर 84 है, तो इसका कितना आएगा 18.96%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 57, तो 57 को करेंगे तो आएगा 12.87%, है ना। कहीं कहीं मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, कहीं कहीं कम ले रहा हूं, है ना, तब भी आखिरी में अगर 100 के बराबर नहीं हुआ तो आप समझ जाना कि थोड़ा बहुत हमने छोड़ा हुआ है डिजिट, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमको तो सिर्फ बनाना सीखना है, तो इससे आप बनाना आराम से सीख सकते हो, 7.9%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 0.22, ये आएगा आपका 4.97%, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा 16, तो देखो हमको पीक मिल चुका है, पीक के टाइम पे क्या हुआ था, 21% डिस्चार्ज अकेला 35 मिनट पे आया था, ठीक है, जब 35वां मिनट चल रहा था, तो ये है 3.61%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10, ये कितना आ रहा है 2.25%, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 0.06, ये आएगा आपका 1.35%, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 4 का 0.05,
90%, ठीक है। और 0.02 का तो है ही हमारे पास 0.45%। क्लियर है, हमको सारे परसेंट मिल चुके हैं। ये हमारा क्या हो गया, पीक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये क्या था, बड़ा था, ठीक है। पीक मिल गया हमको। पीक में कितना था, 21.22%। यही पूछा था पीक परसेंटेज, तो 21.22 कौन से टाइम पे आया है, 35 पे आया है। अब एक सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डिटरमाइन सरफेस रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप सरफेस रन ऑफ डेप्थ, तो आपको पता है रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय मैं करूंगा कैचमेंट एरिया, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना आया, देखो मेरे पास टोटल आया था मेरे पास 4.43, है ना। देख लेते हैं हम, एक मिनट, 4.43 डिवाइड किससे करोगे, चलिए, ठीक है। कितना आया था हमारे पास, 4.43 आया था। अब आप क्या करोगे इसका, हम क्या करते थे, कैसे निकालते थे वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स, तो सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स कर दिया मैंने, इनटू डेल्टी कितना था, 10 मिनट्स, डेल्टी कितना था 10 मिनट्स, तो मिनट को मैंने क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 4। क्यों 10 टू द पावर 4, क्योंकि ये हेक्टेयर्स में है, ठीक है। हेक्टेयर्स में क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा अराउंड ये 30 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये मेरे पास आ गया है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। mm में क्या हो जाएगा, 8.86 mm। क्लियर है आंसर, ठीक है। आपका क्या आ जाएगी रन ऑफ डेप्थ, 8.86 mm, ठीक है। दोनों आंसर आ गए हमारे पास। चलिए इससे और एक एडवांस वर्जन का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अ कैचमेंट ऑफ 2000 हेक्टेयर्स, ओके, 200 है, सॉरी ये है ना। अ कैचमेंट ऑफ 200 हेक्टेयर्स has a rainfall of 7.5 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter, ठीक है, in 3 consecutive days। तो बता रहा है बारिश हुई है कितनी, 7.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लगातार 3 दिन में, ठीक है। द एवरेज फाई इंडेक्स इज एज्यूम टू बी 2.5 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा भर लेते हैं अभी टेबल को। तो भाई पहले दिन कितनी बारिश हुई थी, पहले दिन हुई थी 7.5, ठीक है। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, क्लियर है। दूसरे दिन कितनी बारिश हुई है, 2 सेंटीमीटर, और तीसरे दिन कितनी बारिश हुई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इनफिल्ट्रेशन लॉस। ये कितना है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूं क्योंकि डे का तो हमारे पास ऑलरेडी रो बना हुआ है ना। तो पर डे लिखने से क्या मतलब, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे क्या बताया है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ परसेंटेजेस ऑफ द सरफेस रन ऑफ विच एक्सटेंडेड ओवर 6 days फॉर एवरी रेनफॉल ऑफ 1 day ड्यूरेशन आर 5, 15, 40, 25, 10 एंड 5। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का परसेंटेज। क्या दिया हुआ है मुझे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का परसेंटेज, ठीक है। भले बारिश हुई है कितने दिन, 3 दिन, लेकिन उसका पानी कब तक बहा है, 6 दिन तक बहा है, ठीक है। उसका पानी कब तक बहा है, 6 दिन तक बहा है, ठीक है। चलो परसेंटेज लिख लेते हैं हम। पहले दिन कितना परसेंटेज था, 5, 15, 40, 25
ठीक है। नेक्स्ट कितना दिया हुआ है आपको, देखो 10 और 5, बस इतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो निकालना क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ डिस्चार्ज, है ना, ऑफ अ डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ। डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ मतलब ये क्या है, डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ मतलब आपको निकालना है DRH। क्या निकालना है, DRH। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से, मुझे क्या दिया हुआ था, एक रन ऑफ का ही सॉरी रेनफॉल का दिया हुआ था और इन्फिल्ट्रेशन दिया हुआ था, बस दो चीज दी हुई थी और परसेंटेज दिया हुआ था। तो मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल पाऊंगा, DRH निकाल पाऊंगा। बेस फ्लो दिया होता तो उसमें हम ऐड कर देते हैं ना, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन अब बेस फ्लो नहीं दिया तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ DRH, ठीक है। तो देखते हैं रन ऑफ कब हुआ, पहले दिन रन ऑफ हुआ क्या, कैसे देखोगे आप, मैंने आपको एक बताई थी इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनती थी, रेनफॉल इज इक्वल्स टू रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो रन ऑफ इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन, है ना, रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो तो यहां तो सिंपल है, देखो पहले केस में रेनफॉल कितनी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और रन ऑफ कितना हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ कितना हो जाएगा, देखो रन ऑफ होगा इसमें, हाँ होगा, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा हुई है और इनफिल्ट्रेशन कम है। तो कितना होगा रन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होगा रन ऑफ 5 सेंटीमीटर। दूसरे दिन कुछ रन ऑफ होगा, दूसरे दिन रन ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इनफिल्ट्रेशन बड़ा है ना, इनफिल्ट्रेशन 2.5 है और रेनफॉल कितना है, रेनफॉल है सिर्फ 2 सेंटीमीटर, तो इनफिल्ट्रेशन से कम है, माइनस तो नहीं हो सकता रन ऑफ, है ना। तो यहां पे क्या होगा 0, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट डे होगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तीनों दिन का रन ऑफ। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। रन ऑफ के हिसाब से क्या क्या हमारे पास डेप्थ आएगी वो देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रन ऑफ, 0 सेंटीमीटर का रन ऑफ और 2.5 सेंटीमीटर का रन ऑफ, ठीक है। चलो कैलकुलेटर ले लेते हैं, है ना। अब देखते हैं पहला क्या आएगा, देखो 5% दिया हुआ है ना, कितने का 5%, इस 5 सेंटीमीटर का 5% कब गिरा, पहले दिन बहा, ठीक है। तो 5 का 5% कितना आ गया 0.25, कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी का 15% अगले दिन गिरा तो कितना हो गया, ये हो गया 0.75 सेंटीमीटर, है ना। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में होगा, डेप्थ आ रही है मेरे पास, क्योंकि ये भी क्या है, ये डेप्थ है ना 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये है परसेंटेज, ठीक है। तो मेरे पास रन ऑफ की डेप्थ आती जा रही है, मैं डिस्चार्ज निकाल लूंगा आराम से बाद में, है ना। अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट 40% कितना हो जाएगा, 5 का 40% होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 25% कितना हो जाएगा, 5 का 25% होगा 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम 10% कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और 5% कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। मिल गया। वैसे ही आप 0 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर का आधा होता जाएगा ये, है ना। लेकिन इसमें एक और समझने वाली बात है कि ये जो दूसरी बारिश हुई थी, 0 कहां से आएगा, आप यहां से आएगा ना, एक दिन लैग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2.5 सेंटीमीटर 2 दिन लैग हो जाएगा, यहां से आएगा, ठीक है। तो 2.5 का 5% आएगा तो, लेकिन 5% है ना, पहली बार जब गिरेगा
तो डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका ऐसा ही है, तो पहले दिन तो 5% ही गिरेगा, फिर 15, फिर 40, फिर 25, 10, 5 ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पैटर्न है तो ये इसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले दिन क्या हो जाएगा 2.5 का 5%, कुछ नहीं, इसका आधा कर दो, वही आ जाएगा, कितना आएगा 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 15%, कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 0.375। नेक्स्ट 40%, 2.5 का कितना होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ये कितना हो जाएगा 0.625, है ना, इसका हाफ। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हो जाएगा 0.25 और लास्ट हो जाएगा 0.125। जैसे हमने कि उसमें देखा था जब अलग अलग बारिश होती थी तो DRH कैसा मिलता था कम्युलेटिव होके, वैसे ही अलग अलग बारिश हुई है तो हमने कम्युलेटिव किया ना, अब ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल रन ऑफ डेप्थ। क्या मिलेगी, टोटल रन ऑफ डेप्थ, जो ये तीनों बारिश के कारण आई होगी, ठीक है। और हम देखें तो प्रिसाइजली ये 2 बारिश के कारण, क्योंकि ये जो पहली और तीसरी है वही सिर्फ इफेक्टिव है ना, वही आपको रन ऑफ प्रोड्यूस कर रही है, बाकी जो बीच वाली है वो रन ऑफ नहीं दे रही है, वो सिर्फ क्या कर रही है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है उसमें पानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल रन ऑफ डेप्थ के लिए मैं ऐड करता जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0.25, यहाँ आएगा 0.75, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2.175, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ऐड कर लेते हैं इसको, 0.375 प्लस 1.25, ये हो जाएगा 1.625, नेक्स्ट 1.5, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा 0.25 प्लस 0.625, ये हो जाएगा 0.875, नेक्स्ट 0.25 और नेक्स्ट होगा 0.125 आ गया हमारे पास। लेकिन अभी भी DRH नहीं आया, अभी क्या आई है, सिर्फ डेप्थ आई है। अब DRH निकालेंगे हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में। कैसे निकालोगे आप, देखो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो डेप्थ आई होगी, रन ऑफ डेप्थ इनटू एरिया, जो कि कितना है, एरिया देखो कितना दिया हुआ है 200 हेक्टेयर, है ना, एरिया कितना दिया हुआ है 200 हेक्टेयर, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे रन ऑफ डेप्थ को 100 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमको मीटर क्यूब में चाहिए ना, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलिए इंटू क्या करोगे आप, इंटू करूंगा मैं 24 इंटू 60 इंटू 60। ऐसा क्यों किया मैंने 24 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि ये जो बारिश है ये पूरे दिन भर की है, एक दिन की है ना, और ये जो रन ऑफ डेप्थ आई है वो क्या है, पूरे दिन की है। मुझे किस में चाहिए है, मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हर रन ऑफ डेप्थ को यहां पे रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है, इस वाले में। चलिए आइए ये लिख लेते हैं हम, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ये इसके बराबर है। चलिए अब रखते जाइए और वैल्यू लिखते जाएंगे हम, है ना, 0.25 इंटू 200, सॉरी, इंटू 200 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 86400, है ना। इसको जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 86400, ठीक है। तो पहला आ रहा है मेरा पहला आंसर, जब मैंने यहां पे क्या रखा, यहां मैंने रखा 0.25, तो ये आ रहा है मेरे पास कुछ 0.0578 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इंटू 10 टू दी पावर -2, तो मुझे किस में मिल जाएगा, ये 5.78 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5.78, है ना, होल नंबर करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 टू दी पावर -2 से, ठीक है, ताकि हमको आगे के डिजिट भी हम लिख सकें, ठीक है, टू दी पावर
ठीक है, -2 में वैल्यू है सबकी, ठीक है, या आप लिख दो इसको इंटू 10⁻² कर दिया है मैंने, ठीक है, या -2 मैंने अलग कर दिया है, तब क्या आ रही है वैल्यू वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 10⁻² जब अलग कर देता हूं मैं तब क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, वैसा कर रहे हैं हम। तो यहां पे नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 0.75, ये आएगी 17.36, ठीक है, नेक्स्ट कर लिख देता हूं मैं 2.125, ये आएगा अराउंड 49.19, ठीक है, 189 आ रहा है, होल में लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आएगा, यही क्या है, यही तो पीक है मेरा, यही तो पीक है ना, नेक्स्ट आएगा 1.625, ये आ जाएगा 37.616, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मेरा 0.875, ये आएगा अराउंड 20.25, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा 25 है ना, 0.25 का 5.78 सेम आएगा, है ना, सॉरी मैं 625 का नहीं लिखा ना, 625 का आएगा पहले 14.47, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कितना 5.78 और लास्ट वाला इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 2.89, ठीक है, तो हमको मिल चुका है यहां पे सारा का सारा, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा DRH। तो आपने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से कैसे मैं एक ERH इफेक्टिव रेनफॉल, है ना, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ हो जाएगा ये एक, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ से कैसे मैं एक DRH बना लेता हूं, ठीक है।